नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आज इसको समझते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो इसे देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है। कि फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है जिसमें आकार, अमाप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो। यानी कि आकार बोले तो किसी की शेप, आकार और अमाप में अंतर होता है। यानी कि आकार जो बताता है वो बताता है किसी की शेप कैसी है, किसी का आकार कैसा है, शेप कैसी है उसकी। और वहीं अमाप की बात की जाए तो वो बताता है साइज यानी कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो वो साइज को बताता है। और रंग और जो अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि भौतिक परिवर्तन जो होता है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब ये उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है जी? उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है कि जो अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है। यानी कि जो विभिन्न प्रक्रियाओं से होता हुआ जाता है और अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आए तो उस प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि मानो कि आप सुबह को घर से निकलते हैं और पूरे जमाने में हांटकर, पूरे जमाने में घूमकर आप अपने घर वापस आ जाएं तो आपने एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कर लिया, यानी कि आप अपनी मूल अवस्था में वापस आ गए। तो वही प्रक्रम यह है कि वह प्रक्रम जो पूरे सभी प्रक्रियाओं से होता हुआ अपनी मूल प्रक्रिया में वापस आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसी तरह का प्रक्रम है क्या हमारा भौतिक परिवर्तन। यानी कि यह चीज बताती है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है कि भौतिक परिवर्तन होने के बाद माना कि इस चीज से भौतिक परिवर्तन होकर कुछ ये चीज बनती है तो इस चीज से ये भी दोबारा से बन सकती है। तो ये दिखाता है कि ये रिवर्स में चल सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो है कि उत्क्रमणीय है। यानी कि मानो किसी भी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में भौतिक परिवर्तन हुआ तो वो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु में बदल जाएगी। तो वो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। वहीं अगर बात की जाए कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता जी, यानी कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि ये जो भौतिक परिवर्तन है ये तब तक चलता है जब तक कि इसका कोई एक कारण हो। यानी कि कारण खत्म तो भौतिक परिवर्तन रुक जाता है और अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप घर में देखते हैं जिन सखा बंधुओं की शादी हो गई होगी कि जो बीबियां होती हैं या किसी का बाबू सोना हो तो उसका जब कोई कारण हो, कोई मतलब निकालना हो तो उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि वो मीठे तरीके से बात करते हैं। मानो किसी को अपना रिचार्ज कराना है या कोई और काम है तो वो निकलवाना है तो बड़े मीठे तरीका से बातें करते हैं। यहां पर क्या है कि उनमें बाहर से परिवर्तन हुआ है, उनमें अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बना है। यानी कि उनके अंदर कोई नया प्राणी नहीं आया है, प्राणी वही है लेकिन उन्होंने अपना कारण सिद्ध करने के लिए खुद में परिवर्तन किया। और जैसे ही उनका कारण सिद्ध होता है तो वो क्या होते हैं अपनी मूल अवस्था में, उनका तांडव वाला रूप, भयंकर रूप देखने को अपनी मूल अवस्था उनकी मिल जाती है थोड़ी देर बाद। तो यही है कि भौतिक परिवर्तन यही होता है कि तब तक ही परिवर्तन होता है जब तक कारण होता है और कारण समाप्त होते ही वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और वहीं बात की जाए कि यदि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें कि एग्जाम्पल जो हैं कि जल का वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण बोले तो कि जल जब वाष्प बनकर उड़ता है, यदि उस वाष्पित जल को हम एकत्रित करके हम दोबारा से उसे ठंडा करें तो वो जल हमें प्राप्त हो जाएगा जिसका वाष्प बना था। यानी कि यह एक क्या है कि उत्क्रमणीय होकर अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना है, यानी कि जल से जल ही बना है तो नया पदार्थ यहाँ पर बना नहीं है। तो ये क्या है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें कि बर्फ का पिघलना, यानी यदि बर्फ पिघल जाए और उसे हम जमाकर दोबारा से बर्फ बनाते हैं तो यही एक भौतिक परिवर्तन है। वहीं जल का जमना भी उसी तरह से, यानी जल का जमना और फिर पुनः जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन, यानी कि उत्क्रमित हो सकता है, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। वहीं अगर बात की जाए जल का उबलना भी एक इसी के सिमिलर क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। यदि बात की जाए कि बादलों का बनना, तो बादलों का बनना कैसे भौतिक परिवर्तन है जी?
बादलों का बनना जो है कि जब बादल यानी कि पृथ्वी से जब जल होता है, जल वाष्पित होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर जाने के बाद तापमान में कमी के कारण वो संघनन करता है, वो जल संघनित होकर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। अब वो बादल क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र के ऊपर जाकर वो वर्षण की क्रिया होती है। अब वर्षण क्या होता है, वर्षण होता है कि बादलों का जल के रूप में परिवर्तित होकर इस पृथ्वी पर बरसना, यही वर्षण है। तो यानी कि जब जल पृथ्वी से ऊपर जाकर संघनित होकर बादल बना और वही वर्षण की क्रिया करके वही बादल पृथ्वी पर वापस जल के रूप में बरस जाते हैं। तो यही है कि बादलों का बनना भी एक भौतिक परिवर्तन है। वहीं अगर बात की जाए कि स्प्रिंग को खींचना, अब स्प्रिंग को खींचना क्या है कि स्प्रिंग को खींचना माना कि किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और स्प्रिंग को छोड़ने पर वो अपनी मूल अवस्था में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो स्प्रिंग को खींचना होता है वो भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। वहीं अगर बात की जाए कि इसका एक बड़ा पॉपुलर सा एग्जाम्पल है कि CuSO4 × 5H2O कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यानी कि नीले क्रिस्टल को यदि हम गर्म करें और गर्म करने पर यह कैसा क्रिस्टल बन जाता है, सफेद श्वेत क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं टुकड़े, जो किसी भी सॉलिड के टुकड़े होते हैं तो वो क्रिस्टल होते हैं। कि जब कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, हमारा श्वेत सफेद रंग का क्रिस्टल बन जाता है। अब यदि इस सफेद रंग के क्रिस्टल को गिलास में पानी लेकर उसमें डाल दें तो ये इसका रंग जो होता है वो दोबारा से नीला हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये भी जो कॉपर सल्फेट का जो रंग परिवर्तन होता है, यहाँ पर ये भी एक हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। वहीं अगर बात करें कि जो इसके लक्षण हैं कि मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है जी, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि उस इंसान के गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, अपने काम निकालने के लिए, अपने कारण के लिए वो क्या करता है, बाहर से खुद को परिवर्तित करता है। वही ये है कि इसके जो मूल पदार्थ होते हैं, जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन के जो मूल पदार्थ होते हैं उसके विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो उसके रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जो उसके भौतिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो रासायनिक प्रकृति क्या रहती है, उसकी समान रहती है बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए तो अभिक्रिया तब तक होती है जब तक कि कारण हो, और कारण खत्म होते ही अभिक्रिया अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। यही भौतिक परिवर्तन है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं कि जो केमिकल चेंज है कि जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, इसलिए इसे कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यह उत्क्रमणीय नहीं होता है। जो उत्क्रमणीय परिक्रम होते हैं जैसे कि भौतिक परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है उसे उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर इन्हें कहते हैं हम कि ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि मूल पदार्थ का आंतरिक आणविक संगठन होता है, डिफॉर्म्ड होता है, यानी कि जो डिफॉर्म का मतलब है कि जो उसका मूल पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कुछ नया बन के आता है, तो वहां पर कहते हैं कि वो वहां पर क्या होता है, उसका आंतरिक आणविक जो है वो नया बनकर निकलता है वहां पर कुछ। तो यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि जो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स होते हैं वो ये हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है, कोयला, लकड़ी, पत्तियों, इन सब का जलना, जलकर जैसे कि धुआं बनता है जो ईंधन के रूप में ये बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये रासायनिक परिवर्तन है, ये जलने के बाद किसी भी चीज़ को उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इन चीज़ों का जलना है ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं अगर बात की जाए फलों का पकना, देखो फल जब कच्चे होते हैं तो जो उनके अंदर उपस्थित अवयव होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन पकने के बाद उनके टेस्ट में
परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब कि उनके अंदर जो अवयव होते हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी फलों का पकना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं अगर बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिस क्रिया के आधार पर जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो CO2 और नमी जो H2O जल होता है ये मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, या जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो यह जो क्रिया है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। वहीं लोहे में जंग लगना, जिसे संक्षारण कहते हैं, लोहे में जंग लगना या चांदी का काला पड़ना, तो ये सभी क्या है कि ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। वहीं अगर बात की जाए दही का जमना, दही का जमना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सभी क्या है जिसमें एक नया पदार्थ या नया अवयव बन के आता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यही यदि बात की जाए जो सफेद रंग का कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, जो CuSO4 5H2O जिसका फॉर्मूला है, ये जो नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, इसको गर्म करने पर यह सफेद रंग के क्रिस्टल में बदल जाता है, जो कि यहां तक कि इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसके आगे यदि हम इसे और गर्म करें तो यहां पर और गर्म करने पर यही सफेद रंग का जो क्रिस्टल है ये आगे ये काले रंग के क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, और यहां पर पहुंचने के बाद इसे वापस नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में नहीं बदला जा सकता। इसलिए इसे यानी कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को काले क्यूप्रिक ऑक्साइड के क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन जो होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं अगर बात की जाए कि जो मोमबत्ती का जलना होता है वो एक भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। कैसे कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें जो मोम होता है, यानी कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसका कुछ मोम ईंधन के रूप में उड़ जाता है और कुछ मोम पिघलकर वहीं इकट्ठा हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी मूल अवस्था भी हमें प्राप्त हो रही है जिससे वो पहले थी, और वहीं दूसरी ओर जो उसका ईंधन बन के उड़ गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में जो होता है पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, यानी कि पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जो परिवर्तन से पहले मूल पदार्थ के रासायनिक गुण थे वो परिवर्तन के बाद जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुण से भिन्न होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि उसमें एक नया पदार्थ बनता है ना, कि एक या एक से अधिक नया पदार्थ उसमें बनता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि उसमें उसके जो गुण है रासायनिक गुण वो परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि रासायनिक परिवर्तन जो क्रिया है वो उत्क्रमणीय नहीं है, यानी कि कारण हटने पर यह क्रिया उत्क्रमित नहीं होती। तो यदि कारण भी हट जाए तो जो मूल अवस्था पदार्थ की प्राप्त हुई है वो परिवर्तित नहीं होती, यानी कि जो पदार्थ बना है, नया पदार्थ जो बना है वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि रासायनिक परिवर्तन में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें या तो ऊर्जा ली जाती है या गैस या ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और यह जो होता है भौतिक परिवर्तन से अधिक खर्च होता है रासायनिक परिवर्तन में। वहीं अगर बात की जाए कि रासायनिक परिवर्तन में कुछ अलग घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है एक्सटर्नल की, जैसे कि मानो कि ध्वनि उत्पन्न होना, कि रिएक्शन के टाइम पर हो सकता है कि साउंड जनरेट हो, या फिर कोई गंध बन जाती है, कोई गैस या कोई गंध बन जाती है, महक बन जाती है। वहीं कि रंग में परिवर्तन होता है, गैस का बनना, कोई नई गैस बनती है, या अवक्षेप का बनना। अवक्षेप जो होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो उसमें जो क्रिस्टल रह जाता है, नीचे जो रह जाता है, उसे अवक्षेप के रूप में कहा जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।